यही तो है अंजाम जो देश की आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिना पढ़े लिखे लोग जब सरकार में होंगे, अंगूठा छाप लोग, तो वो इसी प्रकार के पे स्केल पे पे स्केल बढ़ाएंगे। जरा एक बार तनख्वाह को देख लो आप। 8वें जो वेतन कमीशन लागू होगा उसमें आपकी क्या जो है वेतन होगा सरकारी विभाग में। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी विभाग में तनख्वाह को मत बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन केवल सरकारी नौकरी पर ही क्यों फोकस है? आखिर जो प्राइवेट में इतनी सारी जनता काम कर रही है उसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचा जाता है? क्यों उस पर जो है रूल और रेगुलेशंस कंट्रोल नहीं किए जाते? जो ऑनर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, फैक्ट्री हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, आखिर क्यों जो है प्राइवेट आदमी वहां पर पिसता है? एक बार उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा केंद्र सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी, अर्धसैनिक बल व अग्निवीरों की सैलरी क्या होगी, एक बार इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा ध्यान से साथियों, अगर आप कहो कि आप पीएम होते तो आप क्या करते, तो मैं सबसे पहले ये करता, ठीक है, मैं क्या करता, तो मैं ये करता कि जो हमारे देश में जितने भी एम्प्लॉय हैं, सरकारी हों या प्राइवेट हों, उनमें एक वेरिएशन तो रहता। सरकारी की पेमेंट रहती ज़्यादा, नो डाउट इसमें, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ स्किल्स गेन करनी होती हैं, काफ़ी कुछ आपने मेहनत की हुई होती है। लेकिन प्राइवेट वालों के मन में भी ये इल्म नहीं रहता कि हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। जॉब की सिक्योरिटी होती, उनके लिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार होते, उनके लिए जब वो रिटायर्ड किए जाते वहाँ से बैकअप होता। जैसे सरकारी नौकरी में नौकरी स्टेबल होती है, उसी तरीके से प्राइवेट नौकरी में भी इंस्टीट्यूशंस चलाना अलाउड केवल उन्हीं के लिए होता जिनके अंदर गुदा होता, मतलब जिनके बस की होता कि वास्तव में हाँ हम इस काम को चला सकते हैं, अन्यथा इसको सरकार के अंडर कर दिया जाएगा। बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं अगर प्राइवेट सेक्टर में ढंग से ध्यान दिया जाए अगर चलाने के लिए, लेकिन नहीं, केवल फोकस एक ही चीज पे है, सरकारी नौकरी पे। देश में युवा की जो जवानी है वो बर्बाद हो रही है। हमारा देश का कितना % युवा की जवानी बर्बाद हो रही है केवल सरकारी नौकरी के पीछे। नहीं तो अगर सही तरीके से वेजेस को प्राइवेट सेक्टर में इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से उसमें रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाए, कंपल्सन किया जाए, तो निश्चित रूप से सभी के लिए राहत हो जाए। लेकिन नहीं, आइए इसको देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी सरकारों के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि तेलंगाना में है ना, और कई ऐसे राज्यों में जो MP और MLAs हैं उनकी तनख्वाह को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है अभी करंट में। वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इसको देख लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केंद्रीय सरकारी जो कर्मचारी होंगे भाई, एक बार आप सभी के लिए खुशखबरी है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो इसमें जो आपका वेतन है, वर्तमान औसत वेतन जो है सैलरी का लगभग 25,000 है। अगर 8th CPC में 30% बढ़ोतरी होती है, तो ये भी ध्यान रखना 30% से ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो लोगों के द्वारा आप सुन रहे हो कि डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, फिगमेंट ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो सैलरी है लगभग 30% के आसपास इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, नया बेसिक होगा वो 25,000 का होगा। 30% सैलरी इंक्रीज होगी तो वो कितना हो जाएगा आपका बेसिक? वो बेसिक हो जाएगा आपका 32,500, ठीक है। जो 25,000 था वो 32,000। कुल सैलरी में HRA TA DA मिलाकर के लगभग 55,000 से 70,000 के बीच में आपकी जो तनख्वाह है वो बैठेगी। कब? जब आपकी जो बेसिक है इस समय वर्तमान में अगर 25,000 है, आप देख लीजिएगा किसकी 25,000 है। 25,000 वालों की जिनकी बेसिक है उनकी जो सैलरी है कम से भी कम जो बैठेगी जाकर के वो 55,000 से 70,000 के बीच में बैठेगी। वो क्योंकि TA DA जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन के हिसाब से दिया जाता है, तो उस वजह से ये कह पाना श्योरिटी के साथ में पॉसिबल नहीं है कि वास्तव में कितनी सैलरी होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर आपकी जो रेलवे ग्रुप डी है, इसमें जो है वर्तमान कुल वेतन इनको जो मिल रहा है 28,000 से 32,000 मिलता है। कोई अगर ये कह रहा है 70 मिल रहा है, 75 मिल रहा है, तो देखो भाई उनकी बात अलग है, वो पुराने हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारी कुल सैलरी है वो 28,000 से 32,000 के आसपास मिलती है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन के अनुसार जो पूरी वेतन मिलता है। अगर 30% की बढ़ोतरी की जाए रेलवे ग्रुप डी में, तो ये जो पेमेंट होगी आपकी ये लगभग होगी आपकी 36,000 से 42,000 के आसपास। 42,000 के आसपास तक आपकी पेमेंट लगभग पहुंच जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देख लीजिएगा सभी साथी ध्यान से। आगे बात करते हैं, यहाँ हम डिफेंस में बात करते हैं। जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं युवा साथी या डिफेंस में जाना चाहेंगे, और ये इस प्रकार की जो बातें आप सुनते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह हो जाएगी, भाई इस तरीके से नहीं होगी। वो पहले फिगमेंट इसलिए लगते थे, पहले जो वेतन होता था वो कम होता था, लेकिन अब उसको गुना करने में काफ़ी ज़्यादा
मशक्कत आएगी, काफ़ी ज़्यादा उसमें खर्चा आएगा, तो उस वजह से लिमिट से ही जो है उसको बढ़ाया जाएगा। डिफेंस फोर्सेस में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी अग्निवीरों के लिए इस समय पर क्या हमारा औसतन क्या सब कुछ जा सकता है, इस विषय पर भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखो ध्यान से, 8th पे सीपीसी, वर्तमान सिपाही की जो सैलरी है वो 30,000 से 35,000 है, वर्तमान सिपाही की जो है, ठीक है। तो नई सैलरी जो होगी इसके लिए मैं आपको बता दूं 40,000 से 48,000 के बीच में ये नई सैलरी पड़ेगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ये हम जो बात कर रहे हैं अभी अग्निवीर के लिए नहीं, ये परमानेंट कैटेगरी से जो इस समय हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। उनकी जो नई सैलरी होगी वो 40,000 से 48,000 होगी, लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं इसमें कुछ अलाउंसेस वगैरह जुड़ते हैं जो कि आपके लोकेशन के ऊपर होते हैं, तो वो भी इनको मिलते हैं। एयरमैन, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स की हम बात कर लेते हैं। इस समय पर जो इनकी वेतन है वो कितना है, वेतन इंडियन एयरफोर्स का है वर्तमान में 33,000 से 38,000 वर्तमान में है। नई सैलरी 45,000 से जो 52,000 बनेगी, प्लस इसमें उनका टीए डीए वगैरह भी जुड़ेंगे, एचआरए वगैरह, वो चीज़ें अलग से जुड़ेंगी, तो ये इनकी पेमेंट जो है ये लगभग बैठ जाएगी इनकी 70 प्लस के आसपास, ठीक है, 70 प्लस के आसपास। ऐसे ही इधर है, ये भी वेतन जो आपका बनेगा ये लगभग 65,000 के आसपास आपका वेतन बनेगा कुल मिलाकर के। नेवी सेलर जो हैं, जो नेवी में है सेलर, उनके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे नेवी के बारे में भी, और पार्लियामेंट्री फोर्सेस जो है हमारी उनको भी देखेंगे एक बार एक नज़र में। नेवी में जो वर्तमान सैलरी है हमारी 32,000 से 36,000 है, ये वो सैलरी है जो एक्चुअल में मिलती है उनको, लेकिन इसके बाद में फिर उन पर टीए डीए ये सब मिलना वो अलग चीज़ होती है, लोकेशन के हिसाब से होती है, ठीक है। तो ये जो है वर्तमान में इनकी सैलरी है। नई सैलरी जो इनकी आएगी लगभग 48,000, 42,000 से 48,000, लेकिन इस पर फिर वही 12,000 के आसपास आपका एचआरए लगभग, यानी कि हाउस रेंट और टीए और भाई डीए, ये सब चीज़ मिलू के ये लगभग पहुंचेगी इनकी भी लगभग वहीं पर जो है 70 के आसपास पहुंच जाएगी, लगभग 65 से 70,000 के आसपास लगभग इनकी भी पहुंच जाएगी, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री जो फोर्सेस है हमारी यानी पैरामिलिट्री, सेम पैरामिलिट्री में भी यही है, 32,000 से लेकर के 38,000 इस समय वर्तमान में इनको मिलती है। उसके बाद में इनको टीए मिलता है, डीए मिलता है और भाई एचआरए मिलता है। तो इनकी जो सैलरी है नई सैलरी वो होगी तकरीबन 50,000। 50,000 में टीए डीए बहुत सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं तो ये वेतन लगभग इनका भी पहुंच जाएगा 65,000 के आसपास, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी रहेगा सभी युवाओं का कि जी हमको ये समझ में नहीं आ रहा अग्निवीरों का क्या होगा। तो भाई अग्निवीरों के लिए भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना अग्निवीरों के लिए। अब ये जो उम्मीद है देखना ध्यान से, 2026 में पे 8वें पे कमीशन के बाद लगभग 25 से 35% तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी नहीं होगी। कितनी होगी? मुश्किल से मुश्किल ये मान के चलो 30% के अराउंड आपकी जो है 30% बढ़ जाएगी, ठीक है। सीधे सीधे उसमें 30% से आप 130 की गुणा कर सकते हैं। जैसे आपकी सैलरी मान के चलो 30,000 है, ठीक है, 30,000 में 130/100 कर दो आप, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा 13×3 = 39, कितना हो गया? 39,000। तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 39,000। मतलब एक मैंने मोटा मोटा आंकड़ा दे दिया, आपकी जो भी सैलरी आ रही है उसमें आप जो है इतने से गुणा मार सकते हो। इतने से के कितने से 1.30 से आप गुणा मार लो तो आपका रेशो निकल जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा फिगमेंट अब की बार नहीं लगेगा और बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, जैसे भी आएगा निकल के आपके साथ में हर चीज़ को जानकारी हम साझा करेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी अग्निपथ स्कीम के लिए, जहाँ पर हमारे अग्निवीरों के साथ आप सभी को पता है भाई ये थोड़ा सा बड़ा ही दुख और दर्द भरी बातें हैं, क्योंकि जो युवा साथी खड़ा होकर बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है पैरामिलिट्री के जवान की तरह और सभी औरों की तरह, उसी को क्यों जो है इस कटघरे में खड़ा कर दिया। तो भाई देखेंगे थोड़ा सा। अग्निवीर योजना के तहत सैनिकों को एक फिक्स्ड कस्टमाइज पैकेज मिलता है। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच इनकी सैलरी में भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। 7th पे आयोजित में आपकी जो सैलरी है फर्स्ट ईयर में 30,000 है। 30,000 में से 21,000 मिलते हैं, 9,000 फंड में जाते हैं और भाई ठीक है ये आपकी है। लेकिन जो नई सैलरी होगी उसके विषय में भी मैं आपके साथ में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। ये देखेंगे हम अभी, एक सेकंड, ठीक है। तो ये जो आपकी संभावित है 30,000 से ये सीधी आपकी जो हो सकती है
ये ध्यान रखें साथियों, 40,000 तक आपकी जा सकती है। सेकेंड ईयर में आपकी 33,000 से 44,000 जा सकती है, 36,000 से 48,000 जा सकती है, और भाई 40,000 जो फोर्थ आपकी चौथी साल है इसमें आपकी कम से कम 55,000 जा सकती है। ठीक है। सेवानिधि पैकेज 4 साल बाद लगभग 11.71 लाख ब्याज सहित मिलते हैं जो टैक्स फ्री होता है। अब ये भी बात है आपकी कि जब 11.71 लाख रुपया है इसमें भी बढ़ोतरी होगी तो भाई इसमें भी जो है आपका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा बढ़ोतरी, इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये सैलरी पैकेज मैंने एक एक्सपेक्टेड रेशो बताया है, जो आपका इस प्रकार की भ्रांतियां आप सुन रहे होंगे कि इतने गुना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर साल जब भी 10 साल में बढ़ता है 10 साल में, तो इसमें ये देखा जाता है कि अब जो है हम अगर इसको 2 गुना करेंगे तो वो फिर पेमेंट कितना बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट नौकरियों में भी जो है रूल एंड रेगुलेशंस और कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत साथियों।